डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे नए चैनल मैथ विद प्रदीप में। आजकल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और 3.1 एक्सरसाइज के बाद अब ये 3.2 एक्सरसाइज है, यानी तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज। आप देख रहे होंगे इसमें जैसे ना कुछ कैलकुलेशन कम और समझ ज़्यादा है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत मदद करते हैं इस तरह के एग्ज़ाम में, जैसे सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, और ये जो लेखपाल की परीक्षा है, यूपीएसआई है। इस तरह के सवाल चैप्टर्स मतलब एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल आते हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जैसे केवल कैलकुलेशन समझ रहे होते हैं और तो वहाँ पे जाके गलतियाँ कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होगा, एक बहुत अच्छा कदम चल रहा है कि कक्षा 6 की हम किताब सॉल्व करवा रहे हैं। तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की सभी किताबों को हमें देखना है, और ये देखना है कि हम इसको कितना जल्दी कर पाते हैं। है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब एक एक चैप्टर के अंदर कई कई सारी एक्सरसाइजेज हैं, और चूँकि हम उन बच्चों के लिए भी बना रहे हैं जो वो बच्चे खुद इस चैप्टर इस क्लास के अंदर में हैं, तो इसलिए मुझे सब कुछ बताना हो रहा है कि एक एक बात मुझे छोड़ना नहीं है। एकदम जितनी एक्सरसाइज है उसके हर पॉइंट्स को मुझे लिखना हो रहा है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करते रहिए और कमेंट ज़रूर करिए। हाँ, जैसा भी लग रहा हो ज़रूर बताया करिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग सम संख्या होता है या विषम संख्या होता है। यानी आपको ये बताना है कि सम संख्या और विषम संख्या कब हो सकता है। बताइए, योग है, हमको दो संख्याओं का योग देखना है और उसे तय करना है कि सम होगा कि विषम होगा। पहला कंडीशन दिया गया है अगर दोनों संख्याएं विषम हो, यानी विषम प्लस विषम करने पर क्या होगा, विषम और सम प्लस सम करने पर क्या होगा। आइए कुछ बातें देख लेते हैं। तो एक जानकारी के लिए आपको सोच लें कि ऐसे सवाल को करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सम विषम संख्याएं आप पहले जानते हैं। तो जो नॉर्मली छोटी मोटी गिनतियां आप जानते हो उन्हीं को लेकर के आप समझ जाइए। जैसे यहाँ का दोनों संख्याएं विषम हो, मैंने चलो एक विषम संख्या लिया 3, एक संख्या विषम ले लिया 5, और 3 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 8 क्या है, सम संख्या है। ऐसे ही दोनों सम संख्याएं हो, एक सम संख्या 4 ले लिया, एक सम संख्या 6 ले लिया, 4 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो इस तरह से वो भी सम संख्या होगा। तो आपका उत्तर तो बन गया, लेकिन इसको आप समझेंगे क्या। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप कभी सम प्लस सम करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। अगर आप सम प्लस विषम करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है, और अगर आप विषम प्लस सम करते हैं, विषम प्लस विषम, तो भी आपको सम संख्या प्राप्त होती है। अब इस जानकारी के तहत अगर इसको देखा जाए तो अगर दोनों विषम संख्याएं होंगी तो भी सम संख्या प्राप्त होगा, और दोनों सम संख्याएं होंगी तो भी सम संख्या प्राप्त होगा। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ट्रू फॉल्स दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या नहीं हो पाएगा। कैसे, आप देख रहे हो विषम प्लस विषम प्लस विषम अगर हम यहाँ लिख दें तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर तो सम आ जाएगा, और सम प्लस विषम विषम बन जाएगा भाई। और यहाँ इन्होंने कहा सम होता है, इसलिए हम इसे फॉल्स करते हैं। ठीक चल रहा। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता। हाँ, अब ये सही है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या हो तब निश्चित रूप से सम होगा। कैसे, ये दोनों जोड़ने पे तो पहले से सम हो गया था, अब इस सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही होगा। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सही चल रहा। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब चलो गुणनफल में जरा समझा जाए कि गुणनफल में क्या होता है। तो अब अगर गुणनफल पर देखें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सम गुणा सम अगर आप करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है। अगर आप सम गुणा विषम करते हैं, सम गुणा विषम करते हैं, तो आप समझिए सम गुणा विषम करेंगे तो भी आपको सम संख्या मिलती है। ठीक है। और अगर आप विषम गुणा विषम करेंगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। आप कोई भी उदाहरण लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे 4 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 4 गुणा 2 8 एक सम संख्या हो गया। सम गुणा विषम, जैसे 4 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 12 एक सम संख्या है।
और दोनों अगर विषम संख्या होंगी, जैसे 3 है और 5 है, 3 पच्चे 15, 15 एक विषम संख्या बन गई। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि 3 विषम संख्याओं का अगर अच्छा, अब विषम गुणा विषम हो तो विषम गुणा विषम क्या बनेगा, विषम हो जाएगा, और उस विषम का फिर विषम से गुणा होगा तो फिर विषम ही बन जाएगा। यानी 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, 2 हो गया। हो गया। अब चलिए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, 5 आता है। यानी दोनों हो सकता है, सदैव विषम नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, सदैव विषम नहीं होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, गलत, क्योंकि 2 तो है अभाज्य संख्या तब भी सम है, ये सही नहीं है। हाँ, 2 को छोड़ करके एक का लिखा होता तब सही चला जाता। अगर ये लिखा जाता कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तब सही होता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया, इसलिए ये गलत है। लिखा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अरे भाई, अभाज्य गुणनखंड होते तो हैं, एक और स्वयं तो होता ही है, दो तो गुणनखंड होने ही होने हैं, है कि नहीं। तो अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, गलत बात है। एक और स्वयं तो होता ही है, जैसे मान लो एक अभाज्य संख्या 7 लेता हूं तो 7 के 2 गुणनखंड तो हो ही रहे हैं, 1 और 7, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई गुणनखंड नहीं होते, है ना, इसलिए फॉल्स। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब देखो, 2 अभाज्य सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, ये एकदम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि 2 भी तो है उसके अंदर, 2 अभाज्य है, और 2 में जब आप 3 जोड़ते हो तो 5 आ जाता है। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि सदैव सम होता है, नहीं, इसी 2 की वजह से ऐसा हो रहा। अगर 2 नहीं होता तो क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम भी हो जाती, और तब हो जाती तो आराम से सम संख्या आ सकता था, लेकिन 2 के होने से ऐसा नहीं हो पा रहा, फॉल्स हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये गलत बात है, विषम भी होता है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या, हाँ ये एकदम सही बात है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब की सब विषम है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, केवल 2 को छोड़कर ना। अब 2 नहीं लिखा तो क्या करें, इसने लिखा कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, तो गलत बात हो गई ना, 2 तो सम संख्या है, कहाँ भाज्य है, तो इसलिए गलत हो गया। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये सही बात कर रहा है। अगर 2 सम संख्याओं गुणनफल किया जाए, यानी अगर हम सम गुणा सम करें तो सदैव सम आएगा, ये सही है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग एकदम समझते हुए छोटी छोटी बातों को उदाहरण लेते हुए बहुत आराम से इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। अगले सवाल पर तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। 100 तक अगर आप सभी अन्य युग्म ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। थोड़ा सा मुश्किल का मतलब ये हुआ कि जैसे आप देख रहे हैं कि 13 है, अभाज्य है, और इसको पलट दिया जाए तो 31 है, ये भी अभाज्य है। यानी इस तरह का आपको ग्रुप तलाश करना है। तो आपको बताएं, इस तरह से एक पेयर ये है, और इसके अलावा केवल 3 पेयर और है, यानी कि पूरे 100 तक में कुल 4 पेयर है। कौन कौन है, एक 17 आप देखते होंगे, 17 है, और अगर इसको पलटा जाए तो 71 होगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक 37 संख्या मिलती है, 37 और 73, इनको जो आप 37 को पलटते हैं तो 73 बनता है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। और एक और आखिरी बचता है आपका, क्या है, 79 और 97। तो आप देख सकते हैं कुल ऐसे 4 ग्रुप हैं जिनके अंदर 2 संख्याएं हैं, उन्हें पलट कर देखा जाए तो वह भी अभाज्य संख्या बनती है। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आप ग्रुप बना सके तो बना लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं, और उस समय सोच नहीं मिलता, बहुत कम समय दिया जाता है सोचने के लिए, है कि नहीं, कुछ सेकंड का मामला होता है, ऐसे समय में आदमी सोच नहीं पाता है। और अगला सवाल है आपका कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो आइए लिख लेते हैं। 20 से छोटी अगर अभाज्य संख्याएं आप लिखते हैं तो क्या क्या मिलेगा, 2, ये अभाज्य हम लिखवा रहे हैं, अभाज्य, तो हमने तो एक ग्रुप बना ही दिया था, उसमें 1 से लेकर 100 तक की व्यवस्था थी, तो 1 से 20 तक। अब चूंकि आंसर है इसको चेक कर लिया जाए, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, फिर 17,
फिर 19, ये 20 के पहले इतने सारी अभाज्य। इसके बाद जो बची का मतलब एक तो लेना नहीं है। अब हम कहाँ शुरू करेंगे, 4, 4, 6, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11 के बाद में 12, 13 हो गया। उसके बाद में 14, 15, 16, इस पर 17 के बाद में 18, 18 के बाद 20, 20 तक है ना। 20 से छोटी लिखना है तो छोटी यहीं तक आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 18 संख्या ये है और 1 और 20 दोनों लेना नहीं था। इस तरह से आपका ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग 3.2 का 5वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसमें कुल इतने ही क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन उधर, 5 क्वेश्चन नहीं। देखिए कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच जब हम भाज्य संख्या लिखते हैं क्या क्या लिख पाते हैं, 2, 3, 5, 7। तो 7 हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ये रही। ऐसे लिखा निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी जैसे 44 है तो 44 को हम किन 2 अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में देख सकते हैं, 3 + 41 हो सकता है। ऐसे अगर आप 36 के बारे में सोचिए तो 36 को 2 हम अभाज्य संख्याओं के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5 + 31। और भी सोच सकते हैं, सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। 24 के बारे में सोचिए, 24 को हम किन 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में देख सकते हैं। यहां भी आप देखेंगे तो 5 + 19। ये ध्यान रखना होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 18, 13, 5, 18, हाँ सही है। 18 को अगर हम सोचें तो 5 + 13 के रूप में देख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें समय लगता है सोचने में। अगर आप सोचेंगे तो अगर पहले से अभ्यास किए रहेंगे तब तो जल्दी से हो जाएगा, और नहीं तो सोचने में तो समय लगेगा ही लगेगा। अगला है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। यानी 2-2 के गैप पर 3 युग्म बताना है कि कौन कौन सी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा आप सोच सकते हैं आराम से, जैसे आप 3 और 5 के बारे में सोच सकते हैं, 2 के गैप में है। ऐसे आप 7 और 9 के बारे में सोच सकते हैं, 2 का गैप है। ऐसे आप 17 और 19 के बारे में सोच सकते हैं, 2 का गैप है। यही बताना, इनको ट्विन नंबर्स भी कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स का मतलब हुआ कि ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में 2 का केवल गैप हो और दोनों अभाज्य संख्याएं हो, तो कौन कौन है। तो ऐसे ढेर सारे ट्विन आपको अपने उसमें अभाज्य संख्याओं में मिल जाएंगे, ढूंढिएगा, है ना। ये आपका 7वां क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, डिलीट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। 23 अभाज्य है, बिल्कुल है। 51 नहीं, 51 अभाज्य नहीं, क्यों, 17 × 51 कट रहा है। 37 अभाज्य है, हाँ है। जो हमने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी थी ना, उसमें ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। 26 अभाज्य है, नहीं, क्योंकि ये तो 13 से कट रहा, 13 दूनी 26। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हमने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी थी तो उसमें एक बड़ा हिस्सा था जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या आया ही नहीं था। आपने अगर ध्यान न दिया हो, मैं आपको याद दिलाता हूं, जो सबसे नीचे वाली लाइन थी, यानी यहां से देखो मैं लिख रहा हूं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, यानी इतनी संख्याएं हैं लगातार जिनके बीच में कोई अभाज्य नहीं, ये सब की सब भाज्य है। इतना बड़ा ग्रुप 1 से लेकर 100 तक के बीच में और कहीं नहीं है ना। मजेदार बात। अब सोचो कक्षा 6 वाला कितना, मतलब एक एक पॉइंट पर कितना ध्यान दे रहा है ना। बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब आप समझ लो कि मेरे मन में यह भाव आया कि चूंकि ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें कुछ नया करें, लेकिन आपको बताएं बहुत आवश्यक था। इन्हीं सवालों को अगर आप शुरुआत में ही, जैसे आपका वीडियो स्टार्ट होता है, ऐसे ही आप वीडियो पॉज करके सभी सवालों को पहले खुद हल करने के बारे में कोशिश करिए, तो आप, श्रीमान जी मैं यकीन दिलाता हूँ, आप चाहे जो भी है, जितनी बड़ी डिग्री आपकी हो, यकीन मानिए कहीं न कहीं फंसेंगे जरूर। ये क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, अभी तो 10 तक जाना है। आइए देखते हैं।
तो यानी कुल मिलाकर अभ्यास करने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत कुछ अभी पढ़ना बाकी है, अभी आप रुक नहीं सकते, है कि नहीं, मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अगले सवाल पर बात करें। लिखा निम्न में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के युग्म के रूप में लिखिए। तो इसको मैं हटा दूं। अच्छा, 3 संख्याएं सोचना है, चलो सोचा जाए। 21 के बारे में सोचो। 21 जो है किसको किसको जोड़ा जाए तो हो जाएगा +5 + 13। हाँ, तो 21 को कहाँ गया 21 को हम इस तरह सोच सकते हैं, 3 अभाज्य संख्याओं, यानी 3 अभाज्य संख्याओं को सोचिए जिसको जोड़ने पर 21 प्राप्त हो। लेकिन मान लीजिए इस तरह से करने से ना अभाज्य संख्याओं पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। दूसरी संख्या 31 के बारे में सोचिए। 7 12 19, देखो जरा, 5 + 7 + 19 12 21 2। हाँ बिल्कुल सही है, 5 7 12 ठीक है, एकदम सही। लेकिन ऐसा सोचना आसान काम नहीं है। थोड़ी देर जब पूरी संख्याओं पर आपकी पकड़ बनी रहेगी तभी आप ऐसे सोच पाएंगे। 53 के बारे में सोचिए और 61 के बारे में सोचिए। 13 17 और 23 चेक करें। 3 3 6 और 7 13 1 2 3 4 1 5। देख रहे हैं आप, ऐसे सोचना है। 61 के बारे में आप सोच सकते हैं। 7 13 41 जोड़िए, 7 3 10 11 1 और 4 1 5 1 6। इस तरह से एक एक संख्याओं को सोचा जा सकता है, थोड़ा समय लगेगा, सोच सोच के लिखेंगे और इसी बहाने आपको अंकों पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, यानी 20 से छोटी हो ऐसे 5 युग्म लिखना है जिनका योग हो और 5 से कट जाए जब आप संख्या लिखें, और 20 से छोटी होनी चाहिए। 20 से छोटी ऐसी 5 ग्रुप बनाइए। क्या सोचा जा सकता है? जैसे आप एक ग्रुप बना सकते हैं 3 + 7 10 हो जाएगा ना। एक बना सकते हैं 2 + 3 5। 5 से कटने वाली संख्या चाहिए, देखो 5 से विभाजित हो। और सोचिए, 3 13 होगा नहीं, 3 और 17 हो सकता है। 3 + 17 20 हो सकता है। और सोचिए 7 13 7 20, 7 और 13 हो सकता है। देख रहे, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जो कट सकती है। और सोचिए, आप 2 13 के बारे में सोच सकते हैं, 15। तो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर जो ये योग आ रहा है वो 5 से कटने वाली संख्या बन रही है। तो है ना मजेदार। आइए अब लास्ट क्वेश्चन है 12वां, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है। अगर केवल 2 ही गुणनखंड है तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या ही होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। याद करिए, हमने आपको बताया था कि द नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो जिस प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं होती है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। लेकिन ना तो भाज्य है, अरे एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। बिल्कुल सही, एक जो है भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास फैक्टर नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2 है। नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। याद करिए, मैंने बताया था 4 ही एक ऐसी संख्या जिसके 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी विभाजित होता। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? वो 2 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मजा आएगा, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।